हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर रहे थे हम लोग और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे हमने। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया था। एसिडिक नेचर देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है एसिडिक, आखिर वह एसिड का काम क्यों करता है, क्यों H+ रिलीज करता है, ये भी हम लोग काफ़ी डिटेल में कर चुके थे। दो वजह बताए थे। एक, OH बॉन्ड का पोलैरिटी इतना ज़्यादा है कि H को वहाँ से रिलीज होना पड़ता है, और दूसरा H+ रिलीज होने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है कार्बोक्सिलेट, वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यह दो कारणों के चलते कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कार्बोक्सिलेट कॉन्जुगेट बेस, और दूसरा कि इसका पोलैरिटी इतना है OH का कि H को निकलना पड़ता है वहाँ से। इन दो कारणों के चलते। तो अभी चलेगा हम लोग का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से जो हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में कि यह RNH2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे जब हम वाटर में डिजॉल्व किए तो RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाए वही एसिड कहलाता है। तो चीज़ तो इसमें दिख रहा है हम लोग को, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, मतलब ये एसिडिक हुआ। क्यों दे रहा है ये वजह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। अब इसमें से यदि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, वी हैव लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो K = प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन RCOO-, इधर हो जाएगा H3O+, यहाँ हो जाएगा RCOOH, और ये हो जाएगा H2O। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यही कहता है कि किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट पे यहाँ ये जो वाटर है ये बेसिकली सॉल्वेंट है। वाटर जो यहाँ हमने लिए हैं ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। तो एक्सेस में होता है कहने का मतलब कि इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है। कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, कंसंट्रेशन लगभग अनचेंज्ड ही होता है ऐसा। तो कांस्टेंट मान करके चलिए इसको, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दो। तो K × कंसंट्रेशन ऑफ H2O, तो इधर बचेगा RCOO- H3O+, और यहाँ बचेगा RCOOH। अब E मिल कर के एक नया कांस्टेंट आ जाता है K, और इधर हो गया RCOO- H3O+, और ये RCOOH। अब यह जो एक्सप्रेशन आया है इसमें इस KO को हम लोग क्या कहते हैं, K इज हियर कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कोई भी एसिड के डिसोसिएशन को मेजर करता है या K। एसिड के डिसोसिएशन को मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि एसिड तो उसको हम लोग तब कह रहे हैं ना जब वह टूट करके H+ दे रहा है। हाइड्रोजन रहने से कोई सब्सटेंस एसिड नहीं होता है,
बल्कि वह हाइड्रोजन वहाँ से H+ के रूप में टूट करके अलग होगा, तब वह एसिड कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही टूट करके जो अलग होगा हाइड्रोजन, वह कितना होगा, कितना जल्दी होगा, नहीं होगा, उसी को मेजर कर रहा है। सिंपल सा बात है। जब तक इसका हाइड्रोजन टूट करके अलग नहीं होगा, तब तक क्या इसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन का बनना डिपेंड कर रहा है H+ के टूटने पे। H+ जितना आसानी से टूट करके अलग होगा, उतना जल्दी जा करके जुड़ेगा और उतना जल्दी जो है हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो यह हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एसिड के डिसोसिएशन पे, कि एसिड कितना डिसोसिएट करेगा। इसलिए इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और इसमें साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ ये जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ का। साफ साफ देखो यहाँ से है। तो इसका मतलब क्या भी हम बोले कि H+ ज़्यादा टूटेगा तो E वाला आयन ज़्यादा बनेगा, और E वाला आयन ज़्यादा बनेगा तो K का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्ट्रॉन्गर एसिड dissociates to a large extent to give H+ ion and form हाइड्रोनियम आयन। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा टूटेगा, H+ देगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा बन रहा है तो सिंपल सा मतलब वही बता रहे हैं कि एसिड ज़्यादा टूट रहा है, और एसिड ज़्यादा टूट रहा है तो फिर वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और इस केस में K का वैल्यू क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो 10 ए स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ K। तो एक जो मजबूत एसिड होता है उसके लिए K का वैल्यू क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। समझ गए कहानी यहाँ तक का? सिंपल सा बात हम बता दिए यहाँ से कि H+ टूट के अलग होगा तब हाइड्रोनियम बनेगा। तो हाइड्रोनियम कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा H+ कितना टूट रहा है। अब हाइड्रोनियम जितना ज़्यादा बनेगा तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो उसके प्रोपोर्शनल है K, तो ये ज़्यादा बन रहा है तो K का वैल्यू आएगा बड़ा। तो जो एसिड जितना ज़्यादा टूटेगा, जितना जल्दी टूट करके H+ देगा ना, उतना मजबूत एसिड होगा, क्योंकि एसिड उसको कह ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो H+ दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो H+ जितना ज़्यादा देगा वह उतना मजबूत एसिड हो जाएगा। बेसिक सा बात है इसमें। और एसिड ज़्यादा H+ देगा तो हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा बनेगा, K का वैल्यू बढ़ाएगा। इसलिए वाला पॉइंट है कि 10 ये स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ K। अब एक फार्मूला हम लोग जैसा जान रहे हैं पहले से कि जैसे पढ़ते हो आप pH बराबर log 1/H+ का कंसंट्रेशन, ये इसी को हम लोग 1/H3O+ का कंसंट्रेशन लिखते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का pH तो ऐसे ही बताया जाता है। अब यहाँ क्या करो कि pH और यहाँ H+, तो यदि इसी को हम लिखेंगे pK तो क्या लिख सकते हैं? log 1/K। अरे H की जगह S था तो K की जगह K आ गया। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, बट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O+। सो pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H3O+। ऐसा सिंपल सा कहानी हो गया इसमें। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया कि एसिड ज़्यादा टूटेगा तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो K का वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन यदि K का वैल्यू बड़ा होगा तो pK का वैल्यू छोटा भी तो हो रहा है। या डायरेक्ट यहीं से देख लो कि यदि इस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या आयन ज़्यादा बनेगा तो pK का वैल्यू कम आएगा, छोटा आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग अब ऐसे लिखें कि ए स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ larger value of K but a smaller value of pK। Again this is very important कि एक मजबूत एसिड है तो ठीक है Ka का वैल्यू उसके लिए बड़ा होगा, लेकिन pK का वैल्यू उसके लिए क्या होना है? छोटा होना है। और इस आप हम लोग को पता चल रहा है जो अभी डेरिवेशन हमने किया उससे।
बड़ा एक क्लियर सा बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन जैसा बात होने का नहीं है, क्लियर कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग, 3 पॉइंट को। ए स्ट्रॉन्गर एसिड डिसोसिएट्स टू ए लार्जर एक्सटेंट, ए स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ के एंड ए स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी के। अभी के और पी के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको हम लोग देख करके या थ्योरेटिकली जो है जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ से इतना जान लो कि इस के और पी के आधार पे अब हम लोग एसिड के स्ट्रेंथ को जो है, एसिड के स्ट्रेंथ को जो है वह एक्सप्लेन कर देंगे, एसिड के स्ट्रेंथ को जो है वह ए कर देंगे, बतला देंगे, मेजर कर देंगे, के और किसके आधार पे, पी के आधार पे। ठीक, तो एक बात तो हम लोग ये देख लिए यहाँ से। अब दूसरा, नेक्स्ट बात जो इसमें कंक्लूड करने लायक है, के पी के का कंसेप्ट समझ गए ना, कहाँ से आया कैसे आया। सो बस यहाँ से यही याद रखो के लिए वो वाला कि कहीं के और पी के वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो कैसे उससे निष्कर्ष निकालेंगे। अब इसमें कहानी और है क्या कि जैसे हमने लिखा RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, E जो है आयोनाइज हुआ, और बनाया ऐसा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन। अब जो यह कार्बोक्सिलेट आयन था इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, ए गया यहाँ, ए आया यहाँ, तो RCO पे माइनस डबल बॉन्ड O, और फाइनली इसका हाइब्रिड तैयार करा हमने, तो ये हो गया ऐसा माइनस माइनस। तो ओवरऑल जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो कार्बोक्सिलेट आयन है जो कि कॉन्जुगेट बेस है, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, या ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड है, या ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इतना सा बात याद रख लेना कि यह स्ट्रॉन्गर एसिड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज H plus ion and also its conjugate base is more stabilized। इस पूरे पॉइंट को आप नोट कर लो, जिंदगी भर काम देगा जहाँ भी एसिड बेस का बात पढ़ोगे कि एक मजबूत एसिड का दो बात कि सबसे पहले इसका H+ रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप कि H+ रिलीज करने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज भी होना चाहिए, मोर स्टेबलाइज होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट को दिमाग में एकदम बैठा लो दोनों, और ये दोनों का निष्कर्ष एक ही निकलेगा जब समझोगे। सबसे पहले कि यह ग्रेटर टेंडेंसी कैसे होगा H+ रिलीज करने का, तो अभी हम क्या समझाए कि भाई ये पूरा का पूरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ऐसे, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करेगा कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से भी, तो बदले में ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन का। अब तुम ज़रा ऐसे देखो कि यहाँ जो R है वो R के जगह यदि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए जो उल्टा करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे अपने तरफ, अब सोचो क्या कहानी बदलेगा। सो
ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो था ही, पूरा टूट पड़ा था इस ऑक्सीजन पे और इधर भी। अब इधर वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, तो जब ई वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तभी सारा का सारा तो भार पड़ जाएगा इस पर, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फंसेगा तो यही ना। तो इस केस में अब इसका इलेक्ट्रॉन और भी उधर विड्रॉ होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और जाएगा उधर, और ये उतना ही क्विक जो है यहाँ से बाहर होगा इन द फॉर्म ऑफ H+। तो कहने का मतलब कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप से जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो वह H+ रिलीजिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है। जब कार्बोक्सिल ग्रुप से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो पहले वो क्या करेगा कि वहाँ से H+ रिलीजिंग टेंडेंसी को जो है बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। अब H+ जल्दी से यहाँ से हट गया, कार्बोक्सिलेट बन गया। अब कार्बोक्सिलेट बन गया तो R के जगह यहाँ हम लोग लेकर के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा। अब जैसा कि यहाँ हम लोग लिख करके रखे हुए हैं कि यह जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन है वह नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो यह स्टेबल कब होगा? जब इसका नेगेटिव हटेगा। और नेगेटिव कैसे हटेगा? जब उसके इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव है एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यदि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। मतलब स्टेबल तो अभी भी है रेजोनेंस, लेकिन फिर भी चार्ज तो बच रहा है ना। तो हर एक चार्ज स्पीशीज कम ही स्टेबल होता है, तो कम स्टेबिलिटी होगा उसका। तो यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो देखो कितना आराम हो जाएगा इसको। ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, बदले में एक कार्बन इधर ऐसे। तो ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने लगेगा, चार्ज हट जाएगा और यह सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। कितना फ़ायदा हुआ? दो फायदा हुआ ना। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो H को जल्दी निकाला, हाइड्रोजन को जो है जल्दी वहाँ से रिलीज करवाया H+ के रूप में। और दूसरा फ़ायदा क्या करवाया कि जब H+ रिलीज हो गया तो उसके बाद फिर जो है जो कार्बोक्सिलेट बना उसको ज़्यादा स्टेबल भी किया। तो मतलब समझ लो कि डबल बेनिफिट हुआ, एक तो H+ रिलीज करवाया जल्दी और ऊपर से जल्दी जो है सो ज़्यादा कार्बोक्सिलेट को स्टेबल भी किया। तब तो सोचो कि कितना हाई एक्सटेंट में जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक जो है टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन उसको बढ़ाया, और लास्ट में जो कॉन्जुगेट बेस था उसको स्टेबलाइज भी करा। सब ग्रुप्स ऐसे नहीं होते हैं। कोई ग्रुप यदि हाइड्रोजन जल्दी निकलवा रहा है तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, हमने जो भी कॉन्जुगेट बेस पर बन रहा है उसको। लेकिन यहाँ इसका डबल फ़ायदा हुआ, एक जल्दी से H+ रिलीज करवाया और दूसरा जो कॉन्जुगेट बेस था उसको बढ़िया से स्टेबलाइज भी करवाया। अब जरा इसी को उल्टा समझो। उल्टा में ऐसे समझो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो एक ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा वापस इसके तरफ। तो जब इस ग्रुप को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन कम खींचेगा ना, ऐसा डॉटेड से दिखाते हैं, कम। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम ही खींचेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई कम ले रहा है तो ये भी कम ही लेगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ले पाए। ठीक, तो फिर क्या होगा कि H+ यहाँ जल्दी नहीं निकलेगा। डॉटेड से मतलब कि देर हो रहा है, नहीं निकलेगा जल्दी। अब एक तो H+ निकलने में यहाँ से मुश्किल हुआ। अब मान लो कोई तरह से H+ निकल भी गया तो अब देखो आगे का कहानी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब क्या होगा कि यहाँ से काम हो जाएगा उल्टा, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जब देगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो तो और बढ़ेगा। हैं, उल्टा ना हो गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ गया। तो एक तो पहले से परेशान है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के चलते, और फिर से जो बगल में ग्रुप आया वो इलेक्ट्रॉन देना ही चाह रहा है, तो नेगेटिव चार्ज उसका और इन्हांस करेगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डबल इफेक्ट दिखा रहा था पॉजिटिव वे में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी डबल इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में। कि एक तो H+ रिलीज नहीं करवाया जल्दी, और कोई तरह से रिलीज हुआ भी तो फिर वहाँ कार्बोक्सिलेट को हाईली अनस्टेबल कर दे रहा है। और वहाँ दोनों फायदा था, H+ को जल्दी रिलीज भी करवा रहा था और उसको स्टेबल भी ज़्यादा कर रहा था। तो मोटा मोटी हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप, यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है तो बहुत फ़ायदा है उसके लिए, और उस टाइप का एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यदि वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कार्बोक्सिल से जुड़ा हुआ तो फिर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, बड़ा दिक्कत होगा वहाँ ऐसा। तो यह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है कुछ ग्रुप्स का,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो कुछ इस ऑर्डर में होता है, जो हम लिख रहे हैं उसे याद रखोगे। इस ऑर्डर में होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। फिनाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा आयोडीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। फ्लोरीन, उससे ज़्यादा Cn, उससे ज़्यादा NO2 और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा CF3। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर इंक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कर सकता है? CF3 कर सकता है। फिर कौन करेगा? NO2, फिर Cn, ऐसे। तो अब इसी में क्वेश्चन क्या आएगा देखो, यहीं बगल में लिखते हैं। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? विच वन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन सबसे मजबूत एसिड होगा? ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। COOH, यहाँ CF3 कर देते हैं बी में। COOH NO2 कर देते हैं। COOH यहाँ Cn कर देते हैं डी में। COOH यहाँ फिनाइल कर देते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ये चार दिए हुए हैं, पूछेगा बताओ चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, सबसे मजबूत एसिड कौन है। तो क्या ही सोचना है, कार्बन तो सेम ही है सब में, 1 2 3, इसको तो लेना ही नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देख लो बस, CF3 का सबसे ज़्यादा है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऐसा ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से केवल हैलोजन डेरिवेटिव्स की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट सब नोट करते हुए चलेंगे हम लोग। द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज with the increase of number of carbon atom और size of alkyl group। एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा जैसे जैसे उसमें कार्बन का संख्या या यू बोले अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा। मतलब कि यदि हमने लेकर के रखा है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटाइक एसिड, ऐसा, तो यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। तो लिखे हुए के अनुसार दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सारे कमजोर, वजह क्या है? साफ सा वजह है कि भाई यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़ करके आ गया है मिथाइल। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इंडक्टिव है मिथाइल का, इन सेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन से ज़्यादा इसका, ऐसे ना है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है मिथाइल का, इससे ज़्यादा है इथाइल का, फिर इससे ज़्यादा है प्रोपाइल का। ऐसे कार्बन का संख्या बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और ये प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटाएगा, कम करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा उसका। ऐसे पढ़े अभी हम लोग। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो सबसे मजबूत फॉर्मिक, देन एसिटिक, देन प्रोपेनोइक एंड फाइनली ब्यूटेनोइक इज लिस्ट एसिडिक एमंग दिस 4। पेंटेनोइक और वीक हो जाएगा, हेक्सेनोइक और वीक हो जाएगा। ऐसे फाइनली इसको पीके वैल्यू से सपोर्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड का जो पीके वैल्यू है वह होता है 3.75। एक्सपेरिमेंटल डाटा है,
एसिटिक एसिड का होता है 4.76, प्रोपेनोइक का है 4.87, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन है, इसका है 4.91 ऐसे। तो यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड के लिए पीके वैल्यू सबसे कम है, और अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए हैं, पीके वैल्यू जितना कम रहेगा वह एसिड उतना क्या होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। तो कम पीके वैल्यू तो बढ़िया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा ऐसा। तो ये हो गया। नेक्स्ट कि यदि इस तरह का ग्रुप हो, चार ही कार्बन हो, CH3 CH2 CH2 COOH, फिर एक हो CH3 CH CH3 CH2 COOH, सॉरी COOH, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और एक ऐसा हो, या इसको ऐसे करें ना, 5 कार्बन कर देते हैं, ठीक। CH2 यहाँ COOH, एक कर देते हैं CH3 CH2 CH CH3 COOH, और एक लास्ट और CH3 C CH3 CH3 COOH। और इनमें यदि कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, सब में कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में कार्बन सेम है, ब्रांचिंग का अंतर है। तो इनमें यदि एसिडिक का स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाए, कैसे करोगे बताओ, कौन ज़्यादा होगा? तो इंडक्टिव इफेक्ट देख लो, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ या जो कार्बोक्सिल है इसके अगल बगल टर्शियरी ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप का इंडक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, भले ही कार्बन यहाँ भी 4 हो यहाँ भी 4 हो, लेकिन टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है इंडक्टिव, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही देगा इधर। ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल, ये 2 डिग्री ग्रुप है, ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री का कम होता है, तो ये उससे कम देगा। डबल एरो, यहाँ 3 एरो में ज़्यादा दे रहा है, डबल एरो में उससे कम। और यहाँ ये प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री ग्रुप है, तो ये उससे कम देगा। यहाँ भी प्राइमरी ही है, लेकिन यहाँ बगल में एक ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है मतलब ऐसे इसको समझना ध्यान से कि इस कार्बन के बगल में 3 कार्बन है, तो 3 में से 2 को कार्बन तो नज़दीकी हुआ, लेकिन यहाँ देखो इस कार्बन के बगल में 3 है, तो पहले ई देगा फिर ई देगा तभी देगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट का कम हो जाता है पावर ऐसा। तो ई ज़्यादा देगा उसके तुलना में, एक एरो दिए हैं, और सबसे कम ई देगा, तो सबसे कम ई देगा तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री लीनियर है, तो लीनियर वाला कम देगा, ब्रांच वाला ज़्यादा देगा, ऐसे समझ लो। अब अभी देखें कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन देने वाला ग्रुप होगा उतना कम एसिडिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ सबसे कम है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ई, मतलब यहाँ से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ब्रांचिंग बढ़ने से कार्बोक्सिल ग्रुप के अगल बगल जितना ब्रांच्ड वाला ग्रुप होगा वह उतना कम एसिडिक होगा। इतना सा बात ध्यान में रख ही सकते हो। तो यह अल्काइल ग्रुप केवल रहेगा तब हम लोग देखें कि सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन बढ़ने से एसिडिक का स्ट्रेंथ घटा, और दूसरा ब्रांचिंग बढ़ने से भी एसिडिक का स्ट्रेंथ घट गया। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से उसके बाद बाकी के सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।